संदेश झूठ से हटके। कल्पना सोरेन के आंसू झारखंड में कितना कहर ढाने वाले हैं एनडीए पर, बीजेपी पर, और सीता सोरेन को वो ले गए हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है झारखंड में? बीजेपी के पास कुछ बचा पाएगी सीता सोरेन के बहाने? देखिए, इसमें कुल मिलाकर एक मामला है कि कल्पना सोरेन के आंसू तो बहुत बाद की बात है, और सीता सोरेन को ले जाना बीजेपी में ये भी एक अलग मामला है। कुल मिलाकर अगर देखें तो झारखंड में जो 5 एसटी सीट है, 5 एसटी सीट, एसटी रिजर्व सीट है, यहाँ के आदिवासी पहले से ही नाराज चल रहे थे बीजेपी से। इसके 2 मेन कारण थे। एक तो वनाधिकार कानून में जो संरक्षण कानून बनाया गया, वनाधिकार कानून में जो अधिकार थे आदिवासियों के, उसको उस पर एक वन संरक्षण अधिनियम लाया गया और उससे वन अधिकार कानून में कटौती की गई और वन भूमि पर कॉरपोरेट के एंट्री हुई। कॉरपोरेट के एंट्री का रास्ता खोला गया। केंद्र सरकार ने यह अधिनियम लाया। इसको लेकर आदिवासी पहले से नाराज थे। दूसरा, यहाँ सरना धर्म कोड को लेकर एक माहौल था, आदिवासियों के बीच में एक माहौल बना हुआ है, तो उसको लेकर भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, अच्छे खासे नाराज थे केंद्र सरकार से। इस बीच में हेमंत सोरेन वाला मामला हो गया, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो गई और केंद्र की खबरें भी झारखंड तक पहुंचती ही हैं कि जिस तरह एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, सम्मान किस तरह से उनका हो रहा है, ये भी देख रहे हैं यहाँ के लोग। तो कुल मिला के बीजेपी से पहले से ही नाराज थे। अब कल्पना सोरेन के आंसू बोलिए या कल्पना सोरेन के की जो दहाड़ है, ये बीजेपी का रहा सहा जो आधार है, विशेषकर एसटी सीट्स में, उसको खत्म कर दिया। तो दूसरी बात है सीता सोरेन को ले जाने की बीजेपी ने। तो सीता सोरेन की अपनी कोई पहचान तो पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। उनकी पहचान शिबू सोरेन से बनती है। शिबू सोरेन से ही उनकी पहचान थी। शिबू सोरेन के ही आधार पर, उन्हीं की पहचान पर वो जामा से विधायक रही हैं कई बार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिबू सोरेन के संघर्ष को लेकर ही। तो इसलिए सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ के खासकर एसटी रिजर्व सीटों पर तो बिल्कुल मामला इस बार साफ है कि बीजेपी, पिछली बार भी बीजेपी ने 3 सीट जीते थे एसटी रिजर्व सीट, जिसमें एक दुमका जीता था, एक लोहरदगा जीता था और खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जीते थे और बहुत कम वोट से जीते थे, 1400 के करीब वोट से। तो इस बार मुझे लगता है कि ये जितने एसटी रिजर्व सीट है, ये तो बीजेपी के लिए खतरे से खाली नहीं है। बीजेपी के लिए ये सारे अब बिल्कुल दूसरी बात है, जो प्रधानमंत्री के जो लाभकारी योजनाओं का जो उनके प्रचार का एक खास बिंदु होता है, अनाज का और 5 किलो अनाज और ये आयुष्मान कार्ड वगैरह वगैरह जो है, किसान निधि वगैरह। तो आपको एक चीज बता दें कि पिछले दिनों, लगभग 1 साल पहले से झारखंड में एक संविधान पर जागरूकता अभियान चल रहा था और उसमें लोगों को ये बढ़िया से पता है
कि ये 5 किलो अनाज जो है कोई अपने घर से नहीं दे रहा है, कोई प्रधानमंत्री नहीं दे रहा है या कोई नहीं दे रहा है, ये लोगों के अपने संविधान में दी गई अधिकारों का मामला है। तो इसको लेकर आदिवासी इस बार काफी सजग हैं। और खासकर एक चीज और है जो लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी ताकत में आ गई तो हमारे 5वीं अनुसूची पर भी हमला ना हो जाए, जैसे 370 पर हो गया। और 5वीं अनुसूची का मतलब जो संविधान में 5वीं अनुसूची दी गई है, जिसके तहत आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेषाधिकार है, जिसको जिसको संसद भी नहीं बदल सकता है। तो ये सारी चीजें हैं आदिवासियों के नाराज होने का या बीजेपी से अलग थलग होने का। सर, पिछली बार उन्होंने 14 में से 11 जीती थी बीजेपी ने, और उसके एक सहयोगी को मिली थी। तो इस बार आप किस नजरिए से देखते हैं, कितनी सीटें तक एनडीए वहां पर सिमट सकता है, कितनी सीटों में सिमट जाएगा, यानी उसका नुकसान कितना होगा झारखंड में इस बार? देखिए, झारखंड में नुकसान तो काफी होना है, काफी होगा, मुझे जो दिख रहा है। देखिए, अगर कांग्रेस और आरजेडी कायदे से अपने कैंडिडेट दें, क्योंकि देखिए 4 सीट ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति से प्रभावित होते हैं। 3 सीट कम से कम, गोड्डा, चतरा और पलामू। तो ये बिहार की राजनीति से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो अगर, और वो तीनों सीटें कांग्रेस और आरजेडी के ही खाते में जाना है, वो जेएमएम के खाते में नहीं आना है। जो सीटें जेएमएम के खाते में आ रही हैं उसमें जमशेदपुर है, गिरिडीह है और राजमहल है, दुमका है और खूंटी और सिंहभूम है। तो इस तरह से अगर खूंटी में जेएमएम अपनी सीटों पर तो पुख्ता है। हाँ, खूंटी कांग्रेस का है, ठीक, खूंटी कांग्रेस में है। रिजर्व सीटों में 2 सीट खूंटी और लोहरदगा, ये दोनों कांग्रेस ने लिया है और 3 सीट जेएमएम के खाते में है। तो जेएमएम के सीट तो काफी पुख्ता लग रहे हैं अभी तक के हिसाब से, और जिस तरह से जेएमएम का जनाधार है उससे। दूसरा उसका जमशेदपुर और गिरिडीह है, ये दोनों जगह जेएमएम के जनाधार अच्छे हैं। पिछली बार की तुलना में अगर जाएं तो पिछली बार एक बात और थी जो मुझे लगता है पूरे देश में ये थी कि भाई 5 साल में कोई क्या कर लेगा, चलो और 5 साल देके, एक आम जनमानस का ये नजरिया था कि चलो और 5 साल दिया जाए मोदी जी को। लेकिन इस बार वो चीज नहीं है। इस बार बहुत साफ साफ है कि भाई 10 सालों में इन्होंने या इनकी सरकार ने हमारा क्या किया। और ये भी है, ये भी दिख रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो है केंद्र की, वो अपने योजनाएं बताकर वोट नहीं मांग रही है। वो सीधे सीधे एक ही मुद्दे पर हो रहा है कि आप मोदी पसंद है आपको या नापसंद है, आप मोदी के समर्थक हैं या, वो कैंडिडेट का कोई मायने नहीं रह गया है। क्योंकि बीजेपी के तमाम विज्ञापन, तमाम चीजें उसी लाइन पर आ रही हैं कि आप मोदी के समर्थक हैं या विरोधी हैं। तो इस लाइन पर अगर आ रहा है तो झारखंड में कम से कम ये चीज तो हर जगह देखने को मिल रहा है कि पिछले 10 वर्षों के काम को लोग आकलन कर रहे हैं अपने नजरिए से, वो चाहे जनरल सीट्स हैं हो या आदिवासी सीट्स हो, एसटी सीट्स हो। तो बाकी चीजें, बाकी सीट्स जो है, आपने जो संख्या का, मेरा आकलन है कि कम से कम बीजेपी को 8 से 9 सीटों का घाटा होगा। मैं तो गिरिडीह पर थोड़ा आपको एक चीज बता सकता हूँ, खासकर
आजसू पार्टी जो बीजेपी की सहयोगी दल है एनडीए में, तो आजसू पार्टी की इमेज जो है पहले से खराब हुई है। खराब इस तरह से कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से अलग लड़ी थी, लेकिन झारखंड के 80 सीटों में लड़ी थी और लोगों को एक बात समझ में आ गया कि उसने वोट काटने का काम किया पूरे झारखंड में, तो बीजेपी के बी टीम के रूप में काम किया। इस बार उसके सहयोगी दल है, तो लोगों में एक चीज हो रहा है कि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो उतना ही आजसू से भी नाराज हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आजसू को वोट देने से बेहतर है हम बीजेपी को ही क्यों न दें। तो ये एक मामला है कि आजसू स्थानीय लोगों में एक्सपोज हो गई है झारखंडियों के बीच में। हाँ, मैं कहता कि कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है, यहाँ सीधे सीधे फाइट जो है जेएमएम वर्सेस बीजेपी है, और जहां कांग्रेस और आरजेडी है वहां भी जेएमएम है, ये समझ लीजिए। वहां के भी जो एसटी वोट हैं, आदिवासी वोट हैं, वो कहीं बीजेपी की ओर नहीं जाने वाले, जो स्थितियां यहाँ दिख रही हैं, क्योंकि आदिवासी एन ब्लॉक बीजेपी के खिलाफ है और इसका नुकसान पूरे 14 सीटों में बीजेपी को होने वाला है। यानी आप ये कह रहे हैं कि 14 की 14 सीट भी बीजेपी हार सकती है? नहीं, 14 सीट हार सकती है या नहीं ये मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि 14 सीटों में एसटी वोट जो है, आदिवासी वोट, वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी कुछ अर्बन सीट है जहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया से ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, धनबाद हो गया, जमशेदपुर हो गया, और जो सेमी अर्बन सीट है जैसे सिन्हा जी ने बताया हजारीबाग के बारे में लेंगे, क्योंकि उसके ज्यादातर रूरल सीट उससे जुड़े हुए हैं। तो मेरा आकलन है कि 9 सीट बीजेपी को नुकसान होगा, कम से कम 9 सीट का नुकसान होगा। यानी कुल मिलाकर बिहार और झारखंड में बीजेपी जो है वो इस बार हाफ होने जा रही है, और ये मोदी साहब के लिए बड़ा नुकसान है। और जो नुकसान चलता हुआ आ रहा है पीछे से, जैसे साउथ जो है वो पूरा लगभग साफ है, वहां नामचारे की कुछ सीटें उनको मिलनी है। महाराष्ट्र उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हाफ तो कम से कम है, बल्कि लोग 2/3 तक उनकी सफाई कर रहे हैं एनडीए की। अब बिहार और झारखंड में हाफ हो रही है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे दर्शक हैं, कोई 140 सीट दे रहा है, कोई 170 सीट दे रहा है, कुछ उदारवादी हैं वो 200 सीट दे रहे हैं, और कुछ मेरे जैसे हैं जो कहते हैं मैक्सिमम पहुंचेगी तो 230 तक पहुंचेगी। अब कहां तक पहुंचेगी, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, हम तो कलम और कैमरे के मजदूर रहे हैं जीवन भर, भविष्यवक्ता नहीं रहे, ना हमने सीखी एस्ट्रोलॉजी, ना यकीन हमें एस्ट्रोलॉजी पर। रिजल्ट तो पता चलेगा जब ईवीएम खुलेगा 4 जून को, और उसी से पता चलेगा कि हमारा आकलन कितना सही था। लेकिन हाँ, हम लोग जो आकलन करते हैं वो, हमें ना भारतीय जनता पार्टी से कोई बहुत लगाव है और ना कांग्रेस से कोई लगाव है, ना इंडिया से हमें दुश्मनी है, ना उनसे दुश्मनी है। हम कोशिश करते हैं कि तटस्थ होकर जो परिस्थितियां हैं वो हम अपने दर्शकों के सामने रख सकें। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है उसकी स्थिति जो है वो काफी हद तक मजबूत है पूरे देश में। कुछ एक जगहों को छोड़कर, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैं कह नहीं सकता हूं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा झारखंड का, ये तो आप बता सकते हैं सर महतो साहब, कुछ प्रभाव पड़ेगा छत्तीसगढ़ पर भी आदिवासी इलाकों में झारखंड का? देखिए, झारखंड का असर छत्तीसगढ़ ही नहीं, मुझे लगता है कि उड़ीसा की कुछ सीटों पर और
पश्चिम बंगाल के सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में भी कहीं ना कहीं ये एंटी बीजेपी एक मूड है आदिवासियों के बीच में। आदिवासियों के मन में ये बात गहरी बैठ गई है कि बीजेपी आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। इसमें वो छत्तीसगढ़ में जो हसदेव जंगल का मामला है, जल जंगल जमीन को जिस तरह से कॉरपोरेट उसमें घुस रहा है, ये सारे मुद्दे आदिवासियों के बीच कहीं न कहीं गहरे बैठ गए हैं। और ये माना जा रहा है कि आदिवासियों को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है, और उसके लिए तत्काल में सबसे ज्यादा दोषी वो बीजेपी को मान रहे हैं। हालांकि ये सिलसिला काफी पहले से चलता रहा है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन अभी जिस तेजी से वो एग्रेसिव होके घुस रहे हैं जंगलों में, गांव में, या आदिवासियों की जमीन जिस तरह से छीनी जा रही है, या नीतिगत रूप से जिस तरह से वन अधिकार कानून में संशोधन लाकर वन संरक्षण अधिनियम लाया गया, ये सबसे आदिवासियों के मन में ये दहशत, एक तरह से डर बैठ गया है कि ये सरकार अगर रही, ये सरकार हमें खत्म कर देगी, और सिर्फ आदिवासी नहीं, आदिवासियत को ही खत्म करने पर लगी हुई है। तो ये मामला काफी गहरा बैठा हुआ है, और वो पश्चिम बंगाल में भी उतना ही है, उड़ीसा में भी उतना ही है, छत्तीसगढ़ में भी उतना ही है जितना झारखंड में। ठीक है, चूंकि राजनीतिक रूप से झारखंड हमेशा एक संघर्ष से आगे आया है, संघर्ष से उसने झारखंड राज्य लिया है, इसलिए झारखंड में ये दिखता है, दूसरी जगह दिखता नहीं है। लेकिन जिस तरह से हसदेव पर अतिक्रमण का विरोध हो रहा है, वहां के आदिवासी जिस तरह विरोध कर रहे हैं, उससे ये बात बहुत साफ हो रही है कि इसका असर, प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी पड़ेगा।